कि सॉलिड एंगल क्या है। सॉलिड एंगल भी गॉसेस थ्योरम को समझने के लिए एक अच्छा फैक्टर है जो गॉसेस थ्योरम को समझाएगा। तो सॉलिड एंगल क्या है, आप देखे हैं प्लेन एंगल का कंसेप्ट देखें। प्लेन एंगल का कंसेप्ट क्या है कि आर्क बटा रेडियस। प्लेन एंगल के लिए आपको क्या मालूम है, ये ए बी क्या हो गया, आर्क हो गया, और ये क्या हो गया, रेडियस। OA OB बराबर आर। ये एंगल थीटा जो है वो क्या है सर, आर्क बटा रेडियस। ये प्लेन एंगल, क्यों, तो प्लेन एंगल जो है वो 2 डायमेंशनल कंसेप्ट है। एंगल प्लेन एंगल जो है 2 डायमेंशनल कंसेप्ट है। क्यों सर 2 डायमेंशनल है, क्योंकि ये दोनों लाइन जो है इस बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है। दोनों लाइन इस बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है और आर्क भी लाई कर रहा है। ये 2 डायमेंशनल कंसेप्ट है। ये सब के सब एंगल कितना है सर, थीटा। अब हम लोग सॉलिड एंगल क्या है सर, तो सॉलिड एंगल के विषय में कहता है इट इज अ 3 डायमेंशनल कंसेप्ट ऑफ एंगल। ये 3 डायमेंशनल कंसेप्ट एंगल का है। यहां क्या है सर, इट इज डिफाइंड एज एरिया पर यूनिट रेडियस स्क्वायर। एरिया पर यूनिट रेडियस स्क्वायर। आप क्या है सर, सॉफ्टी खाए होंगे। सॉफ्टी आइसक्रीम है सर, उसको बिस्किट का एक कोनिकल कंटेनर में, बिस्किट का एक कोनिकल टाइप, कोनिकल शेप का एक कंटेनर, उसी में भर के आइसक्रीम को और कुछ चेरी लगा के देता है। ठीक, आप समझ लीजिए ये क्या है सर, एक कोनिकल कंटेनर है। ये कभी 2 डायमेंशन नहीं है, ये तो 3 डायमेंशन होगा। 3 डायमेंशन होगा, इसका वॉल्यूम होगा। इसमें सर क्या करें, मनपसंद आइसक्रीम भर लीजिए और इस पर क्या कीजिए भाई, चेरी वोरी लगा दीजिए भाई इसमें। अब देखिए ध्यान से, ये जो कोन है, कोन मान लीजिए इसका एरिया क्या है सर, डी है। सब चेरी हटा दीजिए। इस कोन का ये सरफेस एरिया यहां पर ds, कोन का सरफेस एरिया ds, और ये हो गया बेस कोन का, और ये हो गया एपेक्स शीर्ष बिंदु। तो जो सर्कुलर एंगल यहां पर बनेगा, ये प्लेन एंगल, ये प्लेन एंगल है सर, 2 डायमेंशन इसी प्लेन में, और ये सर्कुलर एंगल है सर। ये जो है एक शार्प पॉइंट के रूप में कोण टर्मिनेट कर रहा है। ये जो सर्कुलर एंगल है इसको ओमेगा से या ओम से, ओमेगा से या ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। और छोटा सा सॉलिड एंगल के लिए डी ओमेगा या डी ओम, और ये कुछ नहीं, एरिया पर यूनिट रेडियस स्क्वायर। थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है। अब सॉलिड एंगल का डेफिनेशन पहले देखो। इट इज डिफाइंड एज, इट इज द 3 डायमेंशनल concept of angle. It is the 3 dimensional, it is 3 dimensional concept of it. It is 3 dimensional concept of angle. Dimensional concept of angle. Concept of angle. And is nothing but area per unit radius square. Area per unit radius square. Area per unit
रेडियस स्क्वायर। अब इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा या ओम। अब फॉर स्मॉल सॉलिड एंगल, छोटा सा सॉलिड एंगल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा डी ओम डी एस बाई आर स्क्वायर। थोड़ा समझना है। अब जैसे हम लोग एक स्फीयर ले लेते हैं। अब जैसे आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं, तरबूज हम लोग जब खरीदते हैं, तरबूज है क्या, सॉलिड स्फीयर, तो कहते हैं भाई टेस्ट करा के दिखाओ ये मीठा है या पंचछूर है, तो गोद करके निकालता है, वो भी कोन जैसा निकलता है। तो ग्रीन वाला पार्ट वो उस कोने पर कितना सर्कुलर एंगल बना रहा है, सॉलिड एंगल। तो मेरा यहां कहना है कि आप जैसे हम लोग मान लें कि ये क्या है सर, किसी सॉलिड स्फीयर का एक हिस्सा है, सॉलिड स्फीयर का एक हिस्सा है। मान लीजिए कि ये जो है ना, ये देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ये किसी सॉलिड स्फीयर का हिस्सा है और यहां पर सेंटर है। तो सेंटर से जो लाइन मिलाएंगे स्फीयर के सरफेस से टच कराएंगे, सेंटर से जो भी लाइन मिला के स्फीयर को टच कराएंगे, वो सबके सब क्या होगा, रेडियस होगा। सेंटर से जो भी लाइन निकालेंगे और सरकमफ्रेंस को यानी कि इसके सरफेस को टच कराएंगे, वो सबके सब क्या होगा सर, रेडियस होगा। तो ध्यान देना है। और रेडियस होगा तो मान लीजिए ये लाइन यहां टच कर रहा है, यहां टेंजेंट डालेंगे तो ये रेडियस टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री, ये रेडियस ये टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री, यानी यहां टेंजेंट डालेंगे 90 डिग्री, यहां टेंजेंट डालेंगे 90 डिग्री, यहां टेंजेंट डालेंगे 90 डिग्री। उस स्थिति में मैथमेटिकली छोटे से सॉलिड एंगल को हम लोग डी ओमेगा को डी एस बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन जब ये तिरछा हो, जैसे गाजर ले लिया तिरछे ऐसे काट दे, उस केस में क्या हो, अब दिखाइए ध्यान से, if tangent to the area is not at right angle, अगर क्या है, एरिया पर जो टेंजेंट डाले हैं वो राइट एंगल नहीं है रेडियस के, तब हम कंपोनेंट लेते हैं एरिया। यही समझना है, छोटा सा चीज है आपको। ठीक है, तो यही कहता है सर, इफ tangent on the area is not at right angle to the radius, then we consider projected area या इसी को कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया या कंपोनेंट ऑफ एरिया। ठीक है, अब एक ध्यान से भाई, इस प्रकार का जब आपका क्या हो गया, एरिया इस प्रकार से हो गया, ये हो गया एरिया, और ये क्या है आपका एपेक्स है, शीर्ष बिंदु है। तो इसके तो 90 डिग्री यहाँ पर नहीं होगा, टेंजेंट यहाँ लेंगे 90 डिग्री नहीं होगा, टेंजेंट यहाँ लेंगे 90 डिग्री नहीं होगा। ये मान लीजिए कि ds ये, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट लेते हैं, जैसे ये है ds और ये है कंपोनेंट एरिया। अब देखिए यहां से जाके मिल रहा है 90 डिग्री है, आप यहां से मिल रहा 90 डिग्री है टेंजेंट, ये कंपोनेंट एरिया हो, इसका कंपोनेंट याद रखिए। अगर आपका अगर r है, ये थीटा है,
तो बेस वाला क्या होगा r cos थीटा। तो आप देखो ध्यान से, यही एंगल है सर, तो इस सेंस में क्या देखिएगा, ये बेस वाला हो गया, तो बेस बटा हाइपोटेनस, ये वाला का वैल्यू क्या होगा, ds cos थीटा। अब यहां पर देखिए तो ये जो सर्कुलर एंगल बनेगा वो क्या हो गया सर, ये जो सर्कुलर एंगल बनेगा वो क्या हो गया, ds, यानी कि जो सॉलिड एंगल बनाएगा डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर। तो आपको क्या होगा कि जब यहां पर क्या होगा कि जब यहां पर क्या होगा आपका ये 90 डिग्री नहीं होगा तो उसका कंपोनेंट लेंगे, और ये कंपोनेंट जो है आपका यहाँ पर सॉलिड एंगल बनाएगा, तो ds cos। अब इस केस में होगा क्या कि इस केस में सॉलिड एंगल आपका ये होगा, बस समझ में आ गई। तो सॉलिड एंगल क्या है सर, 3 डायमेंशनल कंसेप्ट है एंगल का, और ये कुछ नहीं, एरिया पर यूनिट क्या है सर, रेडियस स्क्वायर, एरिया पर यूनिट रेडियस स्क्वायर। अब देखिए एक कंसेप्ट आता है कि टोटल सॉलिड एंगल किसी स्फेरिकल बॉडी के सेंटर पर क्या, किसी स्फेरिकल बॉडी के सेंटर पर टोटल सॉलिड एंगल कितना होगा। तो कंसेप्ट देखा जाए ध्यान से, कह रहा है सर एक आर्टिकल है, सो दैट टोटल सॉलिड एंगल formed at the center of a sphere is क्या है, 4 पाई। आप देखते हैं ना कि प्लेन एंगल, जैसे हम लोग ये लाइन है इसको रोटेट कर दिए सर एक बार कंप्लीट, ये कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई। तो सॉलिड एंगल जो होगा वो आपका कितना का होगा, 4 पाई का। अब इसको प्रूफ करने का हम प्रयास करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्फीयर ले लेते हैं, और स्फीयर लेकर के और इस स्फीयर पर कोई पॉइंट P ले लेते हैं। अब इस पॉइंट P को एक छोटा सा एरिया से घेर देते हैं, घेर दिए छोटा सा एरिया से। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है कि इस एरिया के प्रत्येक बिंदु को O से मिला देना है, इस एरिया के प्रत्येक बिंदु को O से मिला देना है। क्या देखेंगे आप कि यहां पर एक कोण बन गया, कहां पर, सेंटर पर, जिसका शीर्ष बिंदु एपेक्स यहां पर है और बेस क्या है, P पर। अब ये जो छोटा सा एरिया, जो छोटा सा सॉलिड एंगल बनाएगा डी ओमेगा, इसको आप मान लो ds, तो ds बाई आर स्क्वायर। इस छोटा सा सॉलिड एंगल के लिए डी ओमेगा इक्वल टू ds बाई आर स्क्वायर। अब क्या करना है हमें, अब इस इंटायर स्फीयर के चलते हमको क्या करना है, निकालना है, इंटायर स्फीयर के चलते निकालना है। क्या करेंगे सर, तो इंटायर स्फीयर के चलते निकालना है, तो कैसे कैसे करेंगे, तो पूरे हम लोग क्या करेंगे, पूरे सॉलिड स्फीयर को इसी तरह के छोटे छोटे एरिया में बांट देंगे, इसी तरह के छोटे छोटे एरिया में बांट देंगे। वही करना सर कि नाउ it is assumed that whole sphere is divided into this type of small area। ठीक, तो नेट क्या होगा सर, तो नेट इंटीग्रेट सबको जोड़ देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो वेरिएबल कौन होगा, ds। आर तो सर सबके लिए क्या होगा, बराबर। छोटा सा चीज सर लिख देते हैं, हमने किया क्या सर, तो किया कि कंसीडर a sphere, whatever its nature, either solid or hollow, a sphere of radius r. Now consider a point P, a point P on the
surface of the sphere. Now surface of the sphere which is surrounded, यहीं पर लिख देते हैं, which is surrounded by a very small area ds. Now join every point of ds to O which forms a cone, ds के प्रत्येक बिंदु को मिला दी, जो बोले वही लिख रहे हैं, मिला दी उससे एक कोण बनेगा जिसका एपेक्स O पर होगा और बेस B पर, which forms a cone whose apex is at O and base is at P. ठीक. Now a small solid angle formed by this small area this small area at O, dw is nothing but what? ds by r square. अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे स्फीयर को इसी तरह के छोटे छोटे एरिया में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना पूरे. अब इसको हम लोग क्या करते हैं, आप लिखने के लिए वीडियो रोक करके लिख दीजिए. तो हम क्या भाई, it is assumed that the whole sphere is divided into such types of a small area, then net solid angle is obtained by integrating above expression in the limit s बराबर 0 to s बराबर क्या होता है, टोटल एरिया कितना बनाता है इसमें, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर. टोटल एरिया कितना बनाता है, 4 पाई आर स्क्वायर. अब देखिए ध्यान से, अब कह रहा है सर क्या चीज, तो नाउ ओमेगा टोटल सॉलिड एंगल और 1 बाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए. इधर था जो वेरिएबल है उसको इंटीग्रल साइन के अंदर डाल दीजिए. 0 to 4 पाई आर स्क्वायर ओमेगा बराबर 1 बाई आर स्क्वायर ds का 0 से, तो ओमेगा इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर 0, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर. आपको क्या किया, प्रूव हो गया, दिखा दिया गया कि टोटल सॉलिड एंगल कितना फॉर्म करेगा सेंटर पर स्फीयर पे. तो कितना आप दिखा, 4 पाई का, 4 पाई. ठीक. अब आते हैं हम लोग गॉसेस थ्योरम. तो व्हाट इज गॉसेस थ्योरम, ध्यान दीजिएगा कि इतना यूजफुल थ्योरम है +2 के लिए, कंपटीशन के लिए, दोनों के लिए.
अगर इस बार नहीं आया होगा तो अगले बार हर हालत में आएगा 5 नंबर में। अगर 5 नंबर में आ गया है तो अगले साल 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, हर हालत में बिना इसके क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है +2 लेवल का, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड। इसलिए ध्यान देना, इसको समझना जरूरी है। क्या है भाई, गॉसेस थ्योरम है क्या चीज, इसको समझना जरूरी है। गॉसेस थ्योरम क्या है, तो पहले हम इसका स्टेटमेंट इसका देखते हैं। इसका स्टेटमेंट यही है कि टोटल फ्लक्स ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, total flux of normal component of electric intensity over a closed surface, over a closed surface, total flux of normal component of electric intensity over a closed surface। ध्यान देना है, what is the nature of closed surface? जिसे इस रूम को ले सकते हैं नहीं, क्योंकि खिड़की खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है। क्लोज सरफेस का मतलब वैसा सरफेस जिसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम हो, जिसको हम भर सकते हैं। तो इसके लिए हम आइडिया दे दें आपको, सो दैट इट हैज सम फिक्स्ड वैल्यू, so that it has some fixed value, volume, so that it has some fixed volume, ठीक। टोटल फ्लक्स ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ओवर ए क्लोज सरफेस, नेचर क्या है इतना, इज ऑलवेज इक्वल टू, क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, कांस्टेंट है ये, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज enclosed in that closed surface, enclosed in that closed surface। करेक्ट, टोटल फ्लक्स ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, कैसा भाई, सो दैट इट हैज सम फिक्स्ड वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज enclosed in that closed surface। मैथमेटिकल व्यू देखिए तो कोई भी एक आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस रखिए, ध्यान दीजिए, मुंह बंद हो इसका, उसके अंदर कोई चार्ज क्यू रख दीजिए, तो कह रहा है इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा उसका मान Q/ε0, चाहे ऐसे लिखे तो अच्छा रहेगा, 1/ε0 इंटू क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज, टोटल चार्ज हमने क्या रखा, Q रखा, 1/ε0 the total charge enclosed in that closed surface। सुनिए इसका क्या स्टेटमेंट है, गॉस का स्टेटमेंट क्या भाई, इनका कहना यही है, कोई भी हम आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस ले लें, कोई भी हम क्लोज सरफेस जिसकी ज्यामितीय आकृति, जिस व्हाटएवर भी द ज्योमेट्रिकल शेप, अगर उसके अंदर चार्ज क्यू रखे हैं, यानी कि टोटल चार्ज उसके अंदर क्यू है, उससे निकलने वाला टोटल लाइंस ऑफ फोर्स, उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स का मान हमेशा क्या होगा, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज enclosed in that closed surface, 1/ε0 टाइम्स
द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट क्लोज सरफेस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू, क्योंकि क्यू ही चार्ज रखा हुआ है, इससे निकलने वाला ये स्टेटमेंट है सर, किसका? गॉस का। अब तक इस गॉस के स्टेटमेंट पर हम लोग चर्चा करें कि वो केवल और केवल फ्लक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर चार्ज को ही लिया और कोई फैक्टर को इसमें इंक्लूड नहीं किया। क्यों सर? उसको देखा जाए। आते हम लोग थोड़ा ध्यान लगाए तो बड़ी आसान है इसको समझना। जैसे हम जानते हैं कि बल्ब से रे निकलता है और वही रे जो है वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है। हम लोग रे नहीं देखते हैं, हम जैसा कि बहुत बार इस बात को कहते हैं। तो अब ध्यान देना है, बल्ब से जो रे निकलता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? तो ध्यान दीजिए, इस चीज पर डिपेंड करता है इस बल्ब को किस प्रकार के घेरे में जलाना है। यानी ध्यान दीजिए, मैं कहने जा रहा हूं कि एक बल्ब आप ले लिए, अब उससे निकलने वाला रे क्या इस बात पर निर्भर करता है उसको क्यूबिकल रूम में जलाएंगे तो कुछ और रे निकलेगा, स्फेरिकल रूम में जलाएंगे तो कुछ और निकलेगा, सिलिंड्रिकल रूम में जलाएंगे तो कुछ और निकलेगा। अब ध्यान दीजिए, तो ऐसा कभी होता है? कभी नहीं। क्या होता है? बल्ब से निकलने वाला रे उसके वाटेज पर डिपेंड करता है। 60 वाट का बल्ब है तो इतना रे निकलेगा, चाहे उसको क्यूबिकल रूम में जलाओ, स्फेरिकल रूम में जलाओ, सिलिंड्रिकल रूम में जलाओ। वाटेज बढ़ाएंगे सर, रे का संख्या बढ़ेगा, वाटेज घटाएंगे, रे का संख्या घटेगा। लेकिन किस प्रकार के ज्योमेट्रिकल इंक्लूजन में उसको जलाना है, इससे रे का कोई लेना देना नहीं। वही चीज अब यहाँ आ गया। हम लाइंस ऑफ फोर्स बताते समय बताए थे कि जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स है किसी चार्ज बॉडी से जो इफेक्ट करता है, इमिट करता है, वो डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। तो जितना अधिक चार्ज होगा उससे लाइंस ऑफ फोर्स उतना अधिक निकलेगा, जितना कम चार्ज होगा लाइंस ऑफ फोर्स उससे कम निकलेगा। तो बात देखिए यहाँ कि जब गॉस ने फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, बार बार यहाँ पर टोटल फ्लक्स की बात जब कही, तो टोटल फ्लक्स की बात कही तो ज्योमेट्रिकल इंक्लूजर को क्या किया? इग्नोर कर दिया। स्वाभाविक है, इग्नोर करना सही चीज था। क्यों सही चीज था? क्योंकि किसी चार्ज बॉडी से कितना लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा यह इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि किस तरह के घेरे में उसको रखा गया, बल्कि केवल और केवल इस बात पर निर्भर करेगा कि चार्ज का मात्रा क्या था। जितना अधिक चार्ज का मात्रा होगा उतना ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा, जितना कम होगा उतना कम। लेकिन किस प्रकार के ज्योमेट्रिकल शेप में उसको रखना है इस पर क्या कभी नहीं निर्भर करेगा कि किसी चार्ज बॉडी से कितना चार्ज। दैट इज टोटल फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ इंक्लूजर। whatever be the geometrical shape of enclosure, whatever be the geometrical shape of enclosure, total flux only depends upon the charge enclosed in that closed surface and doesn't depends upon the geometrical enclosure। बात समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पर देख लीजिए कि भाई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है उनका कि चार्ज को किस प्रकार के आकृति में, किस प्रकार के घेरे में, किस प्रकार के उसको सराउंडिंग में, किस प्रकार के घेरे में उसको घेरे, इस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है टोटल फ्लक्स कि उस घेरे में चार्ज का मात्रा कितना है, चाहे वो किसी प्रकार के ज्यामितीय आकृति का घेरा हो। बात समझ में आ गया? तो गॉस का यही कंसेप्ट है कि टोटल फ्लक्स ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ओवर ए क्लोज सरफेस so that it has some fixed work is always equal to the 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed in that closed surface. The total charge enclosed in that closed surface, that is phi equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed in that closed surface. Phi equal to 1 upon epsilon naught times q होगा। बस समझ में आ गया इसमें? तो यहाँ ध्यान देना चाहिए
ध्यान देना इसमें क्या भाई कि टोटल फ्लक्स का जो वैल्यू है वो हमेशा उसके अंदर के चार्ज पर डिपेंड करता है, न कि क्या है उसके घेरे पर डिपेंड करता है। बहुत अच्छा, समझ में आ गया। अब छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन है, अगर बात को आपने समझा है उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को आपके संज्ञान में ला रहे हैं, ठीक। पावर ब्रेक कर दिया था। देखिए ध्यान से, इस छोटा क्वेश्चन में क्या है भाई, तो छोटा क्वेश्चन में है कि हम कुछ इंक्लोजर ले लेते हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप ले लेते हैं, ठीक। ये क्या है सर, पहला है, ये क्या है सर, दूसरा है, और ये क्या है सर, तीसरा। तीन इंक्लोजर ले लेते हैं, तीन ले लिए सर, तीन को घेरा ले लिए, कोई आर्बिट्ररी शेप का घेरा ले लिए, इंक्लोजर ले लिए, और हम क्या करते हैं, चार्ज क्यू को यहां रखते हैं, ठीक। चार्ज क्यू को यहां रखते हैं। अब आपको क्या करना है, देखना है इस विकल्प में कौन सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग और फॉलोइंग्स इज आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम के आधार पर कौन से, पहला है कि सर, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, आप देखिए 5 पहला सरफेस है, नाम रख दिए पहला, दूसरा तीसरा तो रखे हुए हैं, 5(1) क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दूसरा 5(2) क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तीसरा 5(3) क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, चौथा नन। इन तीनों में से कोई नहीं। आप देखेंगे भाई, इसमें से सब सत्य है, सब गलत है, या कुछ सत्य कुछ गलत। तो सिंपल सा चीज, एकदम सिंपल। क्या देखे, तो आपको पहले क्या देखना है, कुछ तो सोच लीजिएगा, वीडियो रोक दीजिएगा तब अपने से। आज जब नहीं सोच पा रहे हैं चलाइए वीडियो। हमको बस एक ही मंत्र देखना है। क्या वो मंत्र है भाई कि क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है कि नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं, पहला क्लोज सरफेस इसके अंदर है चार्ज, दूसरा क्लोज सरफेस इसके अंदर चार्ज है, तीसरा में है ही नहीं। तो तीसरा वाला गलत हो गया और ही हो गया, क्योंकि टोटल फ्लक्स जो है वो क्या है सर, हमेशा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आपका क्या हो गया, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बस समझ में आ गया। अब देखिए एक और हम आपके सामने क्वेश्चन रख रहे हैं। आपको हम बताए थे कि भाई फ्लक्स क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स का संख्या है। अब हम चार्ज यहां पर क्यू रख देते हैं, क्यू चार्ज रख देते हैं, ठीक। दूसरा सोचना क्वेश्चन, और ये क्लोज सरफेस में इससे फ्लक्स कितना निकले, तो आप कम करोगे 1 2 3 4, इसको भी मान लो 5। तो सर क्या होगा, 5 लाइंस इससे पास, नहीं 5 क्या होगा, 0। क्यों 5 0, क्योंकि जितना, ध्यान दीजिए फ्लक्स इसमें, इसके अंदर से, जैसे रूम में क्या कीजिए, बल्ब जला दीजिए तो रूम से रे निकल रहा है सर चारों तरफ से। अब एक है कि नहीं सर, बाहर से सूर्य की किरण आ रही खिड़की से, खिड़की खोले उधर से आई, फिर इधर खिड़की, उधर से इन की उधर से आउट की, तो टोटल रे क्या हो गया सर, 0। और यही बल्ब जला दीजिए तो सारा रे क्या होगा, इस रूम से ना निकलेगा, तो इस जनरेटर इसी में है और वो तो बाहर की ओर है जनरेटर।
तो इस केस में ध्यान देना है आपको कि यहाँ जो है चार्ज बाहर है, तो चार्ज दिमाग में बना के रखिए, जब भी चार्ज बाहर होगा तो उस क्लोज सरफेस के बाहर चार्ज होगा, हर हालत में फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा फ्लक्स का मान। तो इससे फ्लक्स क्या होगा, 0। अब इसमें देख रहे हैं कि इसके क्लोज सरफेस के अंदर इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसलिए क्या हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए 2-3 वर्बल क्वेश्चन है। ये 2-3 वर्बल क्वेश्चन क्या है भाई, इसको समझना है हमारा कि 2-3 वर्बल क्वेश्चन क्या है। दो तीन वर्बल क्वेश्चन क्या है सर, अब इसको देखिए वर्बल क्वेश्चन क्या है। एक्चुअली कहता है सर कि आपका एक क्यूबिकल रूम, जैसे रूम है उसके रख ले रूम, सर आपका भी रूम क्यूबिकल है सर, हो सकता है कि आपका सिलिंड्रिकल हो सर। अब देखिए ध्यान से, हमने एक क्यूबिकल रूम ले लिया, ठीक। अब क्यूबिकल रूम ले करके और ठीक, अब क्यूबिकल रूम के बीच में एक चार्ज क्यू रख दिया। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है समझना है, माइंड को अलर्ट मोड में रखना है कि कंसीडर ए क्यूबिकल रूम, नाउ ए चार्ज क्यू is placed at its center. Consider a cubical room in which a charge q is placed at its center. तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल फ्लक्स थ्रू द रूम। तो आपसे पूछ रहा है टोटल फ्लक्स थ्रू द रूम, टोटल फ्लक्स थ्रू दी रूम, फाई इक्वल टू क्या होगा, क्या जवाब होगा आपका, इस इंटायर रूम से निकलने वाला फ्लक्स का मान क्या होगा, सोचिए। तो सर सोचने का यहां पर है ही नहीं, जब ऑलवेज कहा है, कुछ इफ बट नहीं है सर। वट एवर बी द ज्योमेट्रिकल इंक्लूजर, टोटल फ्लक्स ओनली डिपेंड्स अपॉन चार्ज, दैट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू, ठीक। तो टोटल फ्लक्स जो है वो क्या हो गया सर, पहला क्वेश्चन हो गया कि टोटल फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा सर, इतना होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं सर। A charge q is placed at the center of the cubical room. A charge q is placed at the center of the cubical room. Now find the flux through one of its face. तो आपको क्या करना है, इसके एक फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा वो आपको निकालना है। Find the flux through one of its face. Find the flux through one of its face. इसके एक फेस से कितना निकलेगा, इसके एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा ये आपको बताना है, ठीक। मतलब इस रूम के एक फेस से पूछ रहा है कि फ्लक्स कितना निकलेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, स्वाभाविक है सर, आप शायद बता देंगे होंगे या बता देंगे सर, स्वाभाविक है सर। एक रूम कितने फेस से बनता है, मूर्ख आदमी 4 कहेगा क्योंकि ऊपर नीचे को छोड़ देगा। अच्छा तो जमीन हटा दीजिए तो सर क्या होगा, आप कहाँ रहिएगा, इसलिए 6 फेस होता है। एक रूम में कितने फेस होता है, 4 दीवार, छत और ग्राउंड, 6 फेस। तो एक फेस का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/6 ऑफ टोटल। तो अब कह रहा सर फ्लक्स थ्रू
वन ऑफ इट्स फेस, वन ऑफ द फेस, तो फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द फेस क्या होगा, 1/6 टाइम्स Q by epsilon naught, that is phi equal to Q by 6 epsilon naught, Q by 6 epsilon naught, Q by 6 epsilon naught, phi equal to Q by 6 epsilon naught। अब देखिए ध्यान से इसमें क्या करता है, ध्यान से क्या करता है, Q by 6 epsilon naught करता है सर, ठीक। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, अब आइए हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन इसको लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है सर, ये क्वेश्चन कहता है कि फिर क्वेश्चन को देखा जाए, रूम वही है सर, चार्ज का जगह बदल जाएगा, रूम वही है, चार्ज का जगह हम बदल रहे हैं सर। जैसे आप अपने रूम में एक कोना ले लीजिए, कोने को छेद कर दीजिए, उसमें बल्ब लगा दीजिए, वहीं कोने पर बल्ब लगा दीजिए, क्या देखेंगे, कुछ रे बाहर जाएगा, कुछ रे क्या होगा, अंदर आएगा, ये नहीं देखेंगे, कुछ रे बाहर जाएगा, कुछ रे अंदर आएगा। आइए फिर देखते हैं। अब क्वेश्चन आपसे जा रहा है कि ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द रूम, ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द रूम, देन फाइंड द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द रूम। Find the total flux linked with the room. If a charge Q is placed at the corner of the room, find the total flux linked with the room. Linked with the room. अगर चार्ज Q को कोने में रख के छेद कर दिया, कोने में रख दिया, अब बताइए कि रूम से कितना फ्लक्स जुड़ा होगा, ठीक। अब करा सर आपका क्वेश्चन है कि इफ द चार्ज is placed at the corner of the room तो कितना फ्लक्स जुड़ेगा, फिर सिमेट्री के पास, जैसे कैसे सिमेट्री के पास आए थे कि एक रूम 6 फेस से बना हुआ, तो जब 6 फेस से बना हुआ तो एक फेस का क्या होगा योगदान, एक फेस का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/6। उसी प्रकार से अगर चार्ज को हम लोग कॉर्नर में डाल देंगे तो कितने कॉर्नर से बना हुआ रूम, 8 कॉर्नर से, तो एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/8 ऑफ द टोटल, तो वही चीज होगा। देन फ्लक्स थ्रू द रूम, फ्लक्स लिंक्ड विद द रूम phi equal to 1/8, 1/8 ऑफ द टोटल, क्योंकि सिमेट्री में करा 8 कॉर्नर चाहिए, तो Q by 8 एप्सिलॉन नॉट हो गया। यानी अगर चार्ज को कॉर्नर पर रख देंगे तो वैसे स्थिति में फ्लक्स कितना जुड़ेगा सर रूम से, तो Q by 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, Q by 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको हम दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और आपको मैं दे रहा हूं, और ये क्वेश्चन है क्या है, फिर रिपीट कर रहा हूं सब क्वेश्चन को कि a charge Q is placed at the corner of the room, a charge Q is placed at the corner of the room, find the flux through one of the face, a charge Q is placed at the corner of the room, find the flux through one of its face, इसके एक फेस से कितना क्या होगा फ्लक्स निकलेगा, यानी एक फेस के फ्लक्स का योगदान क्या होगा। जवाब क्या होगा आपका, वीडियो को रोक के सोचिएगा, लेकिन जवाब सपाट है, सिंपल है, सीधा है सर। आप कॉर्नर को झांक के देखिए, कॉर्नर को झांक के देखिए, कोई कॉर्नर तो कॉर्नर कितने फेस से बना था, हर कॉर्नर जो है 3 फेस से बना है, हर कॉर्नर 3 फेस से बना है, तो एक फेस का क्या होगा 1/3 ऑफ द टोटल, तो टोटल आपका कितना है सर, एक कोना का योगदान Q/8 है और इसका 1/3 क्या होगा, तो 1/3 ऑफ दिस, यानी क्या कहता है सर, क्या कहता है, इफ चार्ज Q is placed
corner of the room, find, या then क्वेश्चन ग्रुप में नहीं, स्टेटमेंट ग्रुप, then flux through one of its face, क्या होगा, 5 1/3 of 1/8। क्यों? क्योंकि 3 फेस से एक कॉर्नर बनता है, तो 3 फेस से कॉर्नर, तो एक फेस का कंट्रीब्यूशन क्या होगा सर, तो 1/3 नहीं, अब टोटल देख लीजिए, Q/24 एप्सिलॉन। तो जो छोटा छोटा क्वेश्चन आपका रूम से हो सकता है, आप दिमाग खुद लगाइएगा, 2-4 क्वेश्चन और अपने बना लीजिएगा तो आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि टोटल फ्लक्स ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ओवर ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज enclosed in that closed surface, that is phi equal to what, Q/ε0, यानी केवल Q पर, यानी phi प्रोपोर्शनल टू Q, केवल तो कांस्टेंट है, तो सर क्यों केवल Q पर, तो बता दिया आपको कि वट एवर विद ज्योमेट्रिकल इंक्लूजर टोटल फ्लक्स ओनली डिपेंड्स अपॉन क्या, चार्ज Q, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ओनली डिपेंड्स अपॉन चार्ज। यानी हमने बताया कि 60 वाट का बल्ब चाहे किसी भी आकार के रूम में जलाइए, उससे निकलने वाला रे कभी भी प्रभावित रूम के आकार को देख के नहीं, बल्कि कितना वाटेज का है इस पर। उसी प्रकार से चार्ज Q एक बार सेलेक्ट किए, उससे लाइन्स ऑफ फोर्स निकलने वाला लाइन्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट हो गया। चार्ज Q एक बार सेलेक्ट कर लिए, 1 कूलम ले लिए, तो 1 कूलम से एक निश्चित मात्रा में ही लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा। अब उसको चाहे किसी भी घेरे में घेरिए, उसका फ्लक्स पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वही कहता है कि टोटल फ्लक्स डजंट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्रिकल शेप, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द चार्ज इनसाइड द इंक्लोजर। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे और प्रूफ इसका क्या है कि गॉस का जो स्टेटमेंट आया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया, यानी phi equal to Q/ε0, इसको प्रूफ करना। तो अगला वीडियो में प्रूफ रहेगा आपका। ठीक, थैंक यू।